हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका नाम डॉट प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ हम एक डॉट लगाते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा है। ये क्वांटिटी जो है स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्वांटिटी स्केलर क्यों है? इस क्वांटिटी में कहीं भी आई जे और के नहीं है, ना कोई वेक्टर का साइन है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें थीटा का मतलब है ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे मान लीजिए ये ए और बी वेक्टर इस तरह से हैं, तो दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा कहते हैं। अब इसकी स्पेशल केस अगर हम ये कंसीडर करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और थीटा 90 होने पर cos 90 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है। तो cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर अगर cos 90 की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। परपेंडिकुलर को इस सिंबल से भी बताते हैं, उल्टा टी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब जैसे आई डॉट जे वेक्टर, आई कैप है, यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होता है, और जे कैप जो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब एक्स और वाई एक्सेस तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, एक्स एक्सेस इधर, वाई एक्सेस इस तरह से इधर की तरफ। तो आई और जे के जो यूनिट वेक्टर हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तो अगर इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं उसमें डिफरेंट दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। अब सेकेंड केस हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री की जगह 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री का मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, तो यहाँ cos 0 की अगर वैल्यू 1 रखूंगा तो ये a डॉट बी a इंटू बी के बराबर आएगा। इस एक्सप्रेशन में a का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, जो स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली b का मतलब मैग्नीट्यूड। नाउ a डॉट a निकालना है तो b की जगह भी a आ जाएगा और a क्रॉस a इंटू a स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से f डॉट f स्क्वायर के बराबर आएगा। अब देखो आई डॉट आई वेक्टर करना है तो आई का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले आई का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच का, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो आई डॉट आई होगा 1 इंटू 1, और cos 0 भी 1 होता है, तो ये टोटल वैल्यू क्या आ गई? 1 के इक्वल। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो cos 180 -1 के बराबर होता है, तो a डॉट बी हो जाएगा माइनस a इंटू बी के बराबर। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं।
अब देखिए इसके बाद अगर वेक्टर ए हमें इस फॉर्मेट में दे रखा है, यहाँ एक्स का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एच डायरेक्शन, और एक्स को हम ये भी कह सकते हैं आई कैप का कोफिशिएंट है, सिमिलरली ये, और बी वेक्टर हमें दे रखा है। अब अगर हमें ए डॉट बी वेक्टर निकालना है तो उसका आंसर ये होगा, क्योंकि आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो इस तरह से ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ए डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है ना, तो 2 लिखेंगे इनटू, यहाँ आई का कोफिशिएंट -1 ऐसे लिख लिया, फिर प्लस साइन, फिर यहाँ जे का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ -1, तो -1 को लिखेंगे, इनटू यहाँ जे का कोफिशिएंट 4 है, इसको लिखेंगे, प्लस फिर के का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और यहाँ -2 है। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने ए डॉट बी निकाला था, वो -12 आया, तो ये -12 में कहीं आई जे और के नहीं आ रहे, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए हम इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए डॉट बी, देखिए ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे रखे हैं, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 है, और अगर 90 होता है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये फॉर्मूला लगा देंगे। रीजन क्या है, ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। रीजन ये है डॉट प्रोडक्ट 0 होने के पीछे है कि इनका ये हमें ये दे रखा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, वापस यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ आई का कोफिशिएंट -5 है, प्लस फिर यहाँ जे का कोफिशिएंट -a है और इसमें 2, प्लस के का कोफिशिएंट 3 × 7 = 0। अब इसको सॉल्व करके हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इसका आंसर।
अब देखिए हमें ये दे रखा है ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। तो अगर कोई दो वेक्टर हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखे हो तो उनके बीच एंगल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे। यहाँ ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। अब देखो ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, अंडर रूट, फॉर्मूला था ना हमारा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। जैसे यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ के का कोफिशिएंट है -1, इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। इसी तरह से बी निकालेंगे, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 आ गया, ये √2 के इक्वल होगा। अब इसी तरह से हम ए डॉट बी क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो देखो किस तरह से कैलकुलेट होगा। ए डॉट बी निकालते हैं, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है ना, इनटू यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो 0, तो 0 याद आएगा यहाँ कुछ भी हो। अब के का कोफिशिएंट यहाँ है -1 और यहाँ के है ही नहीं मतलब 0 है, तो ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 हमारे पास आ गया, ये इसकी वैल्यू। अब cos थीटा में निकालना है, ये हमारा फॉर्मूला, a डॉट बी की जगह तो ये वैल्यू रख दो 2 जो आई, डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड आया √5 और इसको आया √2, तो ये लिखा जा सकता है 2/√10, या इसको लिखा जा सकता है √2/5 लिख सकते हैं। नाउ cos थीटा अगर इसके इक्वल है तो इसको थीटा को लिखा जा सकता है cos इनवर्स √2/5, ये इसका आंसर। अब जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स में हम आगे जब 11 12 में फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे जिसमें वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस में भी। तो फिजिक्स में वेक्टर के एप्लीकेशन से रिलेटेड ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। वर्क का फॉर्मूला है ये पावर का फॉर्मूला है। एस का मतलब यहाँ लिख ही दिया डिस्प्लेसमेंट, पी फॉर पावर, डब्ल्यू फॉर वर्क, और वी का मतलब क्या है वेलोसिटी। यहाँ पर थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ थीटा है फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ऐसे कई सारे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में जो वेक्टर एप्लीकेशन पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट।
अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ क्रॉस का साइन आता है और यहाँ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, जैसे डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आया था, यहाँ साइन थीटा आया। इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटी आती है एन केप। एन केप का मतलब है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहाँ है, इसका डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। जो एन केप यूनिट वेक्टर है यह ए और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यह है ये ए और बी दो वेक्टर हैं। अब मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो ए और बी वेक्टर दोनों इस कॉपी के प्लेन में, तो एन केप जो होगा, एन केप ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के भी पर। अब दोनों के परपेंडिकुलर तो ये लाइन हो सकती है ना, ये पेन जो है ए से भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, बी से भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एन केप का डायरेक्शन इस कॉपी के परपेंडिकुलर होगा। अब कॉपी के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक बाहर और एक अंदर। अब बाहर और अंदर में से कौन सा होगा उसको हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं डायरेक्शन। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, यहां हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होगा ए से बी की तरफ अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को टर्न करें। अब देखो ए से बी की तरफ अगर सीधे हाथ की फिंगर को टर्न करेंगे तो ऐसे टर्न होगी, तो थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, मतलब एन केप का डायरेक्शन होगा, यहाँ किधर होगा, आउटवर्ड। और आउटवर्ड को ऐसे बताते हैं, तो ए क्रॉस बी किसका डायरेक्शन है, एन केप का डायरेक्शन। तो एन केप यहाँ किधर आया, कॉपी के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और अच्छा ये बताओ, ये एरो मैंने किस डायरेक्शन में लगाया, एंटी क्लॉकवाइज लगाया ना। तो जब भी अगर एंटी क्लॉकवाइज में एरो लगेगा ना, तो उसका मतलब आउटवर्ड होगा। अगर हमने अपने सीधे हाथ की फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है तो थंब आउटवर्ड में जाता है। तो ये डॉट जो सर्कल में बन किया है, इसका दूसरा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये इसका मतलब है एन केप। एन केप हमेशा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने ये कहा कि एन केप ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, एन केप बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। एन केप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए के भी परपेंडिकुलर बी। और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसकी कंडीशन क्या होती है, क्या कंडीशन होती है कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो एन केप डॉट ए बराबर जीरो, इसी तरह से एन केप डॉट बी बराबर भी जीरो होगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब अगर इस इक्वेशन का हम मैग्नीट्यूड निकालें, इस पूरी इक्वेशन का मैग्नीट्यूड निकालें, तो यहाँ ये आ गया, ए और बी तो मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड है, और एन केप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब इसके बाद एन केप की वैल्यू निकालनी है। एन केप क्या है, यूनिट वेक्टर, और एन केप जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, एन केप का डायरेक्शन है, एक और चीज, यहाँ ये तो मैग्नीट्यूड आया और यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए क्रॉस बी से जो क्वांटिटी मिलेगी ना, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। मान लो उसको सी वेक्टर हमने बोल दिया, और सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सी वेक्टर का डायरेक्शन वही है जो एन केप का है। तो हम ये कह सकते हैं एन केप का डायरेक्शन, सी वेक्टर का डायरेक्शन और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम होगा। तो एन केप का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन सेम है। अब मुझे एन केप निकालना है तो क्या करूंगा, इस ए बी साइन थीटा की जगह लिख सकता हूं, और ए बी, तो यहां से एन केप किसके बराबर आया, यह, और ए बी साइन थीटा यहां से मॉड ऑफ इसके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया एन केप को निकालने का।
अब देखो अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना हो तो बी से ए की तरफ अपने सीधा हाथ की फिंगर को टर्न करेंगे, तो बी क्रॉस ए इस डायग्राम में इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का दूसरा नाम है कॉपी के परपेंडिकुलर इनवर्ट, और इनवर्ट को क्रॉस के सिंबल से बताते हैं। तो अगर मुझे इस डायग्राम में बी क्रॉस ए निकालना हो तो उसका डायरेक्शन किधर आएगा, अंदर की तरफ। अगर ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी इस डायग्राम में निकालना है तो उसका डायरेक्शन आउटवर्ड आया, और आउटवर्ड का दूसरा नाम है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम इसका डायरेक्शन देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। अब देखिए हम स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं कि अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 भी 0 होती है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, साइन की वैल्यू 0 तो कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के, ये थीटा बराबर 0 का मतलब होता है पैरेलल होना, और थीटा बराबर 180 का मतलब होता है एंटी पैरेलल होना। तो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब जैसे आई क्रॉस आई, ये दोनों सेम वेक्टर है ना, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये इसका मतलब है। सिमिलरली इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो सेम वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा 0 के बराबर आ जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो उसमें मुझसे डिस्कस कर सकता है, और मैं इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कुछ प्रॉब्लम्स भी देता हूँ जो आज मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे, वहां से आप प्रॉब्लम नोट करके प्रॉब्लम कर भी सकते हैं और मुझे उनसे रिलेटेड डाउट डिस्कस कर सकते हैं। अब आज के लिए यही बहुत है, थैंक यू।